नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इस पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पहली इकाई के अंतर्गत भाषा की परिभाषाएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा के अभिलक्षण, इन बातों का अध्ययन किया है। अभी हम इस तासिका में भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न जो है वह सदैव महत्वपूर्ण रहा है और इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है। इस प्रश्न पर प्राचीन काल से आज तक विचार होता आया है और विचारकों ने इस प्रश्न के उत्तर में कई वादों या सिद्धांतों को सामने रखने की कोशिश की है। इन सिद्धांतों के द्वारा भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई वह बात हमारे सामने रखने का प्रयास इन विभिन्न विद्वानों ने किया है। ये सभी वाद सीधे यह बताते हैं कि अमुक प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई, अर्थात ये सीधे जन्मों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी कारण इनको निगमन पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। इस पद्धति को प्रत्यक्ष मार्ग की संज्ञा भी दी जाती है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने आगमन पद्धति या परोक्ष मार्ग के द्वारा भाषा उत्पत्ति संबंधी या भाषा उत्पत्ति विषयक समस्या के समाधान का भी प्रयास किया है। इस पद्धति में जन्म पर दृष्टि न ले जाकर भाषाओं के जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप के आधार पर उनके ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वर्तमान से भूत के संबंध में विचार किया जाता है, जिससे भाषा का जो आरंभिक रूप था, भाषा के आरंभिक रूप का कुछ अनुमान जो है वह लगाया जा सकता है। यह सत्य है कि आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है। आज अनेक विचारक इस प्रश्न को भाषा विज्ञान क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर चुके हैं, लेकिन भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों का अध्ययन करना जो है यह बात अत्यंत आवश्यक मानी जाती है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बात को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। भाषा विज्ञान के लिए तो इस प्रश्न का विचार करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब भाषा विज्ञान का विषय ही भाषा है तो भाषा के उद्भव पर विचार किया जाना यह स्वाभाविक बात है। आगे हम भाषा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम जो सिद्धांत है वह भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में दैवी सिद्धांत माना जाता है। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत जो है यह सिद्धांत सबसे प्राचीन माना जाता है और यह सबसे प्राचीन मत है। दैवी सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने जैसे सृष्टि के अन्य पदार्थों का निर्माण किया वैसे ही मनुष्य को वाणी की शक्ति भी दी है और उसी समय भाषा का सृजन किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जन्म से ही भाषा जानता है। इस सिद्धांतों को मानने वालों की धारणा यह है कि भाषा को ईश्वर प्रदत्त न मानने से ईश्वर के ईश्वरत्व में त्रुटि आती है, ऐसा माना जाता है। ऐसी मान्यताओं के अनुरूप ही प्रत्येक मतावलंबी अपने अपने धर्म ग्रंथ को आदि धर्म ग्रंथ एवं उनके धर्म ग्रंथ की भाषा आदि भाषा मानता है और
ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने धर्म ग्रंथों पर प्रथम और उनकी भाषा जो है वह प्रथम आदि भाषा है ऐसा मत अपने अपने मतानुसार व्यक्त करते हैं, जिससे संसार की विभिन्न भाषाओं का उद्भव एवं विकास हुआ। इस सिद्धांत में विश्वास रखने के कारण कुछ भारतीय विद्वान वेदों की भाषा संस्कृत को आदि भाषा मानते हैं। जैन लोग अर्धमागधी को सभी जीवों की मूल भाषा मानते हैं। उसी प्रकार ईसाई लोग हिब्रू भाषा को सभी भाषाओं का मूल मानते हैं। तो मुसलमान लोग कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं। बौद्ध लोग पाली को आदि भाषा मानते हैं। इस प्रकार से सभी विद्वान जो है वह अलग अलग प्रकार के मत यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से दैवी सिद्धांत के संबंध में कहा जाता है। अब इन मतों में आस्था और विश्वास के अतिरिक्त कोई तथ्य नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वह श्रद्धा पर आधारित माना जाता है। इस कारण ही इस सिद्धांत की चर्चा अब विद्वान प्राय न के बराबर करते हैं। इस सिद्धांत के संबंध में कुछ सीमाएं और शक्तियाँ दिखाई देती है। इस सिद्धांत पर अनेक आक्षेप लगाए जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं ऐसा माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो आक्षेप है, यदि भाषा की उत्पत्ति को दैवी सिद्धांत के रूप में मान लिया जाए तो विभिन्न भाषाओं में इतना भेद क्यों है, इस प्रकार का सवाल यहाँ पर उठता है। मनुष्यतर सभी प्राणियों की अपनी अपनी ध्वन्यात्मक व्यंजना एक ही प्रकार की है। संसार भर के कुत्ते जो है वह एक सा भौंकते हैं तथा बिल्लियाँ एक ही प्रकार से म्याऊं म्याऊं करती है। इसी प्रकार एक वर्ग विशेष के पंछी भी बोलते हैं, किंतु मनुष्य में यह एकरूपता नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से यह पहली बात जो है वह दिखाई देती है। इसमें दूसरी बात, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो उसमें विकास के लिए अवकाश नहीं होता, किंतु इतिहास भाषा के विकास का साक्षी है ऐसा माना जाता है। अब यह प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि बच्चा जो है वह जन्म के साथ कोई भाषा सीखकर नहीं पैदा होता और न ही ईश्वर प्रदत्त कोई भाषा होती है, ऐसा भी मत यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इस सिद्धांत के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर अपनी भाषा का विकास अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक किया है और इसी के कारण यह भाषा जो है वह मनुष्य ने अच्छी तरह से अवगत कर ली है। यही इस सिद्धांत की उपयोगिता है ऐसा माना जाता है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत जो है वह धातु सिद्धांत या इसे डिंगडांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस ओर संकेत यानी कि इस धातु सिद्धांत की ओर संकेत सर्वप्रथम प्लेटो ने किया, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वह जर्मन विद्वान प्रोफेसर हेस को है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि संसार की हर चीज़ की अपनी ध्वनि होती है, ऐसा इस सिद्धांत में माना गया है। यदि हम एक डंडे से एक ठाट, एक लोहे और एक कपड़े और कागज़ पर ध्वनि करें तो हम देखते हैं कि सबकी ध्वनि जो है वह अलग अलग प्रकार की निर्मित होती है। इसी प्रकार आरंभ में मनुष्य के पास शक्ति थी कि जिस चीज़ के संपर्क में वह आता है
उसके मुख से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकल जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार उस धातुओं की ध्वनि तथा उनके अर्थ में एक रहस्यात्मक संबंध था। इस प्रकार मनुष्य के मुख से अनायास रूप से अभिव्यक्त ध्वनियों को धातु की संज्ञा दी गई है। इन्हीं धातुओं से भाषा का विकास हुआ, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। इस सिद्धांतों को रनन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं एवं शक्तियाँ जो है वह दिखाई देती है। उसमें इस सिद्धांत के विरुद्ध निम्नलिखित बातें कही जा सकती है, जिसमें आदि मनुष्य के संबंध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है, ऐसी इस सिद्धांत के विरुद्ध में बात कही गई है। दूसरी बात, संसार की सभी भाषाओं में धातुएं नहीं पाई जाती। तीसरी बात, भाषा केवल धातुओं से नहीं बनती, तो वह अलग अलग प्रकार से बनती है, ऐसा माना जाता है। चौथी बात, जिन भाषाओं में धातुओं का संबंध है वे मनुष्य के प्रौढ़ मस्तिष्क द्वारा खोजी हुई है, ऐसा माना जाता है। इसलिए भाषा के अध्ययन के आधार पर धातुओं का पता लगाया गया है। इस प्रकार यह सिद्धांत भी भाषा में पाए जाने वाले कुछ ही शब्दों पर प्रकाश डालता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके उपरांत तीसरा जो सिद्धांत है वह अनुकरण सिद्धांत, यानी कि इसमें यह बात बताने की कोशिश की है कि भाषा जो है वह अनुकरण के आधार पर हमें प्राप्त हुई है। अनुकरण सिद्धांत, इस सिद्धांतों को भोभोवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने पशु पक्षियों आदि की ध्वनियों को सुना और उनका अनुकरण करने का प्रयत्न किया, ऐसा बताया जाता है। जिस वस्तु से जैसी ध्वनि निकलती सुनी गई उसका नाम उसी ध्वनि के अनुकरण पर रख दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे पूरी भाषा का निर्माण जो है वह हुआ है, ऐसा इस सिद्धांत के आधार पर बताया गया है। एक प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने इस बात की हंसी उड़ाई थी और मनोविनोद में ही इसे बाओबाओ थ्योरी उन्होंने कहा था। बाओबाओ अंग्रेजी में कुत्ते की बोली को कहते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से हंसी उड़ाई थी। काक, कोकिल, झरना, फड़फड़, कलकल, चटचट, कड़कड़ आदि अनुकरणमूलक शब्द है और इससे ही अनुकरण करके मनुष्य ने भाषा की निर्मिति की, ऐसा कहा जाता है। इस सिद्धांत के भी कुछ सीमाएं और शक्तियाँ बताई जाती है। यह सिद्धांत आंशिक रूप से सत्य है और भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सहायता करता है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य ने पशु पक्षियों पेड़ पौधों की आवाज़ को सुनकर अपने लिए कुछ शब्दों का निर्माण किया होगा। जैसे कौवे की ध्वनि से काका से कागा, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ आवाज़ से म्याऊ, बकरी की बोली से बे से बकरी, पत्ते के जमीन पर गिरने की ध्वनि से पत आदि शब्द इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। इस सिद्धांत के विरुद्ध कई बातें कही गई है जो इस प्रकार से है। रेनन ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा है कि यह मानना हास्यास्पद है कि मनुष्य ने पशु पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण द्वारा भाषा सीखी।
क्या यह अकल्पनीय नहीं है कि जब पशु पक्षी ध्वनि करते थे तो मनुष्य मूलतः कोई ध्वनि ही नहीं करता था, किंतु इस विरोध के लिए कोई ठोस आधार जो है वह आधार नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार दूसरी विरोध में बात कही गई है वह है ऐसी है, किसी भी भाषा में अनुमान की दृष्टि से अनुकरणात्मक शब्दों की संख्या जो है वह बहुत कम है, अतः इस प्रकार के शब्दों से कोई भाषा निर्मित नहीं हो सकती, ऐसा भी बताया जाता है। इसके साथ ही ऐसी भाषाएं भी है जिनमें अनुकरणात्मक शब्द है ही नहीं। अमेरिका की अथवस्कन भाषा में अनुकरणात्मक शब्दों का पूर्ण अभाव हमें दिखाई देता है। इसलिए इस सिद्धांत की मैक्स मुलर ने हंसी उड़ाई थी और इसे बाओ थ्योरी कहा था, लेकिन यह सिद्धांत जो है बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है। इससे बहुत सारी बातें जो है वह स्वीकार की जा सकती है। वस्तु